हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग जर्नी। हमारी इस जर्नी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। करते हैं रिसोर्सेज की। बेसिकली हम अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती हैं और हमारी नीड्स को पूरा करने का काम करती हैं। मीन्स हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल वो सारी वस्तुएं जो हमारी नीड्स को पूरा करने का काम करती है, उन्हें हम रिसोर्स मानते हैं। लेकिन इनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि उन वस्तुओं को एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। वो इकोनॉमिकली फीजेबल हों, यानी कि उनको एक्सट्रैक्ट करने की जो कॉस्ट है उनकी वैल्यू से कम होनी चाहिए। एंड लास्ट, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी कि उनका यूज और उनका एक्सट्रैक्शन हमारी कल्चरल वैल्यूज को वायलेट ना करता हो। इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल प्रत्येक वस्तु अपने आप ही रिसोर्सेज नहीं बन जाती है, उसको रिसोर्स बनाने का काम करती है ह्यूमन। ह्यूमन जो कि नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है। नेचर जो कि हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि क्रूड ऑयल। बट नेचर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ह्यूमन को जरूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से ह्यूमन इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने का काम करता है, जैसे कि क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने का काम होता है ऑयल रिफाइनरीज में। अब इन एक्सट्रैक्टेड और प्रोसेस्ड रिसोर्सेज को ह्यूमन डेवलपमेंट में इस्तेमाल करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस जिनका काम होता है इन रिसोर्सेज को मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। जैसे कि ऑयल कंपनीज का काम होता है ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी, नेचर एंड इंस्टीट्यूशंस तीनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस बेस पर हम एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट नहीं है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज के फंक्शन है। ह्यूमन अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी स्किल्स के जरिए एनवायरनमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल तब तक रिसोर्सेज नहीं बनाता जब तक कि उसको एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी ह्यूमन ने डेवलप नहीं कर दी थी। उससे पहले तक वो एक चिपचिपा बदबूदार सब्सटेंस था। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलग अलग क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बायोटिक एंड सेकंड एबायोटिक। सेकंड क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर भी रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। पहला रिन्यूएबल एंड दूसरा नॉन रिन्यूएबल। तीसरा क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर रिसोर्सेज को चार भागों में बांटा गया है। पहला इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल, चौथा इंटरनेशनल। फोर्थ क्राइटेरिया बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्सेज को फिर से चार भागों में बांटा गया है। पहला पोटेंशियल, दूसरा डेवलप्ड, तीसरा स्टॉक एंड चौथा रिजर्व्स। यूज ऑफ रिसोर्सेज। अभी हमने समझा था कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन ह्यूमन ने स्टार्टिंग से ही एनवायरनमेंट में अवेलेबल रिसोर्सेज को नेचर का एक फ्री गिफ्ट माना और उनका इनडिस्क्रिमिनेटली या गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो केवल कुछ ही लोगों की लालच को पूरा करने में खर्च हो जाते हैं। बाकी लोगों की जरूरतों को वो रिसोर्सेज पूरा कर ही नहीं पाते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज केवल कुछ ही हाथों में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दूसरा जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ही नहीं। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने की वजह से हमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्रेशन, लैंड डिग्रेडेशन जैसी समस्याएं भी देखने पड़ती हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन। जब ह्यूमन रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी वजह से
एनवायरनमेंट को लेकर के ग्लोबल लेवल पर चिंता लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। अब ऐसे में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि 1968 में क्लब ऑफ रोम सबसे पहले रिसोर्सेज कंजर्वेशन की बात करता है। ये पहली बार था जब इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्सेज कंजर्वेशन की बात कही गई थी। 1974 स्कूमेचर की एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम होता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस बुक के अंदर रिसोर्सेज कंजर्वेशन की गांधीयन फिलोसॉफी को प्रेजेंट किया गया था। 1987 बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट की वजह से एनवायरनमेंट को किसी भी टाइप का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके साथ साथ आज के समय पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट की वजह से फ्यूचर जनरेशंस अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। 1992 ग्लोबल लेवल पर एक अर्थ समिट बुलाया जाता है जिसे हम रियो डी जेनेरो अर्थ समिट कहते हैं। ये पहली बार था कि ग्लोबल लेवल पर क्या था रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। ये जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित होने वाला पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था जिसके अंदर 100 से ज़्यादा अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। इस सम्मेलन के अंदर ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर जोर दिया गया था। साथ ही साथ इस सम्मेलन के अंदर इकट्ठा होने वाले जो लीडर्स थे उन्होंने क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन पर साइन किए गए थे। इस सम्मेलन के अंदर 21st सेंचुरी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन लेटर था जिस पर कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में होने वाले यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको हम शॉर्ट में यूएनसीईडी कहते हैं, के अंदर इकट्ठा होने वाले वर्ल्ड लीडर्स ने इसके ऊपर साइन किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य 21st सेंचुरी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था। इसके साथ साथ ये एक प्रकार का एजेंडा था जिसके अंदर ग्लोबल कोऑपरेशन और साझा जिम्मेदारियों के जरिए एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज जैसी समस्याओं से लड़ना था। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हर एक गवर्नमेंट का अपना खुद का एक लोकल एजेंडा 21 होगा।